रिकॉर्डिंग। देखो जनाब, अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी वो एमवीसी से रिलेटेड कुछ बात की थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था हमारे पास आने वाला एक टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें हम मॉडल क्लास इंप्लीमेंट करेंगे। और मिड से पहले जो मैंने आप लोगों को एक एडवांस लेक्चर आप लोगों से शेयर किया था उसमें मॉडल में इम्प्लीमेंटेशन थी और कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने कुछ वैलिडेशन पर्पस पे काम किया था, सही है, और इम्प्लीमेंट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है जनाब वो क्या है, एमवीसी के अंदर आप फ्रंट एंड से डेटाबेस क्रिएट किस तरीके से करते हो, उसके तमाम एंटिटीज कैसे क्रिएट करते हो और एंटिटीज की टाइप वगैरह तमाम वैलिडेशन कैसे सेट करते हो, और फ्रंट एंड से बाय यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच इम्प्लीमेंट किस तरीके से होती है, माइग्रेशन क्या होती है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्या होती है, और ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल क्या होता है, मैपर क्या होता है, और डाटा एक्सेस लेयर क्या होती है। ये तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए आज हम फ्रंट एंड से अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क के कंट्रोलर को यूज़ करते हुए। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, ये जनाब आप जब मॉडल क्लास को डिज़ाइन कर लेते हो तमाम वैलिडेशन के साथ, तो जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क अपने पास इंस्टॉल करते हो तो फिर जब उसका कंट्रोलर आप ऐड करते हो तो वो कंट्रोलर आपके एंटिटी फ्रेमवर्क को देखता हुआ मॉडल क्लास को चेक करता हुआ कि इधर मॉडल क्लास आपने कैसे डिज़ाइन की हुई है, पूरा आपका व्यू भी खुद बना देता है, तमाम कंट्रोलर भी खुद बना देता है, सही है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम लोग फोकस रखना। जनाब एमटी एमवीसी की एप्लीकेशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं, एमटी। और आज जनाब जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सारी की सारी मॉडल पे होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक एमटी एमवीसी की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। राइट क्लिक करके हम जनाब एक क्लास ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये मॉडल क्लास क्या होती है पहले तो ये सुन लो। अब क्योंकि हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो डेटाबेस इटसेल्फ एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं तो वो मॉडल की क्लासेस होती हैं। आप जनाब मॉडल के अंदर तमाम इंडिविजुअल क्लासेस की अगर बात करो तो वो इंडिविजुअल क्लासेस डेटाबेस की टर्म में बेसिकली इंडिविजुअल टेबल्स होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप अगर चाहते हो कि भाई आपके पास जिस नाम से मॉडल की क्लास हो उस नाम से डेटाबेस का टेबल बन जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप चाहते हो कि मॉडल की क्लास डिफरेंट हो और मैं टेबल का नाम अपनी मर्जी से रखना चाहूँ तो क्लास, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास ले लेता हूँ एम्प्लॉय की। अब ये मेरे पास एक क्लास आ गई एम्प्लॉय की। अब ये मेरे पास ऑप्शन है कि जनाब अब जो मैं अपने डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट करूं, या तो वो मैं इसी सेम क्लास के नाम से इम्प्लीमेंट करूं, बनाऊं, या मैं अपनी मर्जी का कोई नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल टीबीएल एम्प्लॉय, वॉट एवर यू वांट, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जनाब सबसे पहले दो टाइप की नेम स्पेस कॉल करनी पड़ेंगी। कौन सी? एक नेम स्पेस होगी जनाब यूजिंग सिस्टम डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन डॉट एक हमारे पास ये स्कीमा, ठीक है। अब ये स्कीमा की नेम स्पेस हमें क्या प्रोवाइड करेगी, और एक नेम स्पेस जनाब हमारे पास होगी यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, दैट्स इट। जनाब जहाँ पे भी स्कीमा की बात हो जाएगी ना, वो आपके स्ट्रक्चर की बात होगी। लाइक आपका टेबल का नाम हो जाएगा, टेबल जो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे टेबल के अंदर टेबल की प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल टेबल के जो है वो कॉलम के डेटा टाइप, आइडेंटिटी बनाना, प्राइमरी फॉरेन की देना, तो ये तमाम चीज़ें किस में आएंगी?
जो भी प्रॉपर्टी इन कामों के रिलेटेड आएगी वो हमें ये वाली नेम स्पेस प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई जनाब टेबल का नाम क्या होना चाहिए, तो ये इस टाइप का काम जो है वो ये वाली नेम स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। अब क्लास, हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय के नाम से। अब ये एम्प्लॉय इटसेल्फ क्या है, ये एक डेटाबेस का एक टेबल क्रिएट होगा। अब क्योंकि हम लोग कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करने जा रहे हैं, तो बाय यूजिंग वैलिडेशन, क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं तो हम उसको अपनी मर्जी से डिजाइन करते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब टेबल का नाम क्या होना चाहिए, टेबल के कॉलम का क्या नाम होना चाहिए, टाइप क्या होनी चाहिए, उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर अलाउ होंगे, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये वैलिडेशन पर्पस पे। आप प्राइमरी की कैसे सेट करोगे, आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई प्राइमरी की किस तरीके से सेट करेंगे, रिलेशनशिप किस तरीके से बनाएंगे, बाय यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। मैं डेटाबेस में एक भी काम नहीं करूंगा, ये मैं कर चुका हूँ लैब नंबर 1 और 2। आज जो हम लोग काम करेंगे बाय यूजिंग मॉडल क्लास से डेटाबेस स्ट्रक्चर करेंगे, टेबल को स्ट्रक्चर करेंगे और टेबल के दरमियान रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा लेंथी सा टॉपिक है, लेकिन इस पे आप लोग फोकस रखना। अब जनाब पहला टास्क कि भाई मैं टेबल का नाम या तो इसी क्लास के नाम से रखूं तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जनाब मैं क्लास का नाम अपनी मर्जी से देना चाहता हूं तो हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है टेबल के नाम से, सॉरी एक मेथड मिलता है। अब उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल TBL एम्प्लॉय। अब जो आपका जो डेटाबेस में जो टेबल बनेगा, अब वो इस नाम से नहीं बनेगा, वो इस नाम से बनेगा। लेकिन अगर आप इस नाम से बनाना चाहते हो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से ये तो देखो, मैंने आपको बताया कि कोड फर्स्ट की अप्रोच में हम लोग मॉडल क्लासेस को यूज करते हैं, और इंडिविजुअल हर मॉडल क्लास, मॉडल के फोल्डर में यूज होने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी वो जनाब हमारे पास डेटाबेस का इंडिविजुअल टेबल होगा। अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो क्लास है ये बेसिकली डेटाबेस में एक एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनने जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वो इसी सेम जो भी क्लास का नाम है उसी नाम से टेबल बने डेटाबेस के अंदर, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अपनी मर्जी का नाम, क्लास से हटकर कोई अपनी मर्जी का नाम टेबल का देना चाह रहे हो, तो आपको ये वाला जो मेथड है ना, ये बेसिकली इस नेम स्पेस से बिलोंग है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो क्लास यहाँ पे देखें, ये नहीं जानता कि व्हाट इज दिस, तो ये कह रहा है कि बट दिस टाइप नेम स्पेस रिक्वायर्ड है, इसके लिए रेफरेंस रिक्वायर्ड है, असेंबली रेफरेंस। तो जनाब रेफरेंस तो मौजूद है, लेकिन जब रेफरेंस मौजूद होता है तो हमें नेम स्पेस भी कॉल करनी पड़ती है। अब ये वाली नेम स्पेस क्या थी, ये स्ट्रक्चर के लिए थी। तो स्ट्रक्चर है ना टेबल का नाम, तो अगर आपको अपनी मर्जी का नाम देना है तो आप टेबल का मेथड कॉल करो, उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दो, जो भी स्ट्रिंग होगा वो आपके अब डेटाबेस में जो टेबल बनेगा वो अब इस नाम से बनेगा। अब आ जाओ टेबल के अंदर। अब हम टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं। जनाब प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है कि जो हमें बहुत ज़रूरी होता है रखना, जिसकी वजह से हमारा तमाम रिकॉर्ड उस प्राइमरी की वजह से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा होता है। अब प्राइमरी की टेबल में एक ही दी जाती है। प्राइमरी की इसलिए भी दी जाती है जनाब कि हम टेबल का रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकें। जबकि प्राइमरी और यूनिक में क्या फ़र्क है, दोनों यूनिकनेस करते हैं कॉलम को, लेकिन प्राइमरी की टेबल में एक लगती है और वही प्राइमरी की अगर किसी और टेबल में यूज हो रही है तो वो एज अ फॉरेन की यूज होती है। तो फॉरेन की बनाने के लिए प्राइमरी का होना जरूरी है, इसलिए प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी की अपने कॉलम में एक भी नल वैल्यू अलाउ नहीं करती, जबकि यूनिक वैल्यू एक नल अलाउ करती है, एक से ज्यादा नहीं, वरना वो डुप्लीकेशन होती है। ठीक है जनाब। अब जनाब हमें एक टेबल क्रिएट करने जाना है एम्प्लॉय का, तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी का कॉलम देना है। अब ये तो बन गई क्लास। क्लास के अंदर अगर हम मॉडल की क्लास को यूज करते हुए बात करेंगे तो टेबल का नाम तो ये क्लास होता है। टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स बनते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज, अगर आप वो बना दो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप टैब टैब। अब ये बेसिकली क्या है, अब ये एक कॉलम बनने जा रहा है एम्प्लॉय के टेबल का,
ये कॉलम बनने जा रहा है जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर। अब जनाब प्राइमरी की बनाने के 3 तरीकेकार हैं कि कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला कॉलम आपका टेबल डेटाबेस में जाके प्राइमरी की बनेगा। तो देखें, अगर आपने क्लास में रहते हुए किसी भी एक कॉलम को आईडी कर दिया, चाहे वो कैपिटल आईडी कर दो, चाहे वो आप इस तरीके से कैपिटल आईडी कर दो, या जस्ट आईडी कर दो, या इस तरीके से आईडी कर दो, लेकिन सिर्फ आईडी अगर आपने कर दिया तो वो खुद ही एमवीसी इतना एफिशिएंट है कि भाई जनाब वो खुद ही उसको प्राइमरी की कंसीडर कर लेगा। दूसरा तरीकाकार क्या है कि अगर आप सिर्फ आईडी नहीं देना चाह रहे तो वो कैसे कंसीडर करेगा कि ये प्राइमरी की है, कि आप क्या करो, क्लास के नाम को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसके साथ आईडी लिख दो। अब आप कैसे भी आईडी लिखो, कि कैपिटल में आईडी लिखो या स्मॉल में आईडी लिखो, अब वो क्या करेगा, वो इसको भी प्राइमरी की खुद ही असाइन कर देगा। लेकिन अब तीसरी कंडीशन ये है कि भाई हम अपनी मर्जी से नाम देना चाह रहे हैं कि भाई ईएमपी आईडी। अब ये एक ऐसा नाम है कि जो कि सिर्फ आईडी भी नहीं है और ना ही इस नाम में आपकी क्लास का नाम आ रहा है, नहीं। अब ये यूजर डिफाइंड नेम है, यूजर ने अपनी मर्जी से डिफाइन किया है। तो जनाब अब इसको अगर प्राइमरी की बनाना है ना, तो हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है की का। तो इस की के एट्रीब्यूट से क्या होगा कि जनाब ये वाला जो कॉलम सेट होने जा रहा है, अब ये की का एट्रीब्यूट क्या करेगा, इसको प्राइमरी की बना देगा। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी से पहले यूज होने वाले जितनी भी प्रॉपर्टी और मेथड हैं, वो सब इसके लिए इंप्लीमेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड करने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कह दिया पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे कह दिया नेम, तो जनाब अगर इससे पहले मैं कोई प्रॉपर्टी ऐड करने जाऊंगा ना, कि फॉर एग्जांपल भाई मुझे इसकी मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो मैंने फॉर सपोज यहाँ पे 40 दे दिया, तो जनाब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसके लिए है। आप ये मत समझिएगा कि ये इसके लिए है, ये वाली प्रॉपर्टी इसके बाद यूज होने वाली जो प्रॉपर्टी है, वो कॉलम है उसके लिए है, प्रॉपर्टी है उसके लिए, ये वाला मेथड। और इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज हुआ है जनाब, वो ये है। तो प्रॉपर्टी से पहले यूज होने वाले तमाम मेथड और एट्रीब्यूट वो क्या होंगे, वो इसके लिए होंगे, कीप इन माइंड। तो अभी इस पे आते हैं दोबारा। हमने इसको प्राइमरी की सेट कर दिया। प्राइमरी की सेट करने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। अब आईडी को हम लोग ने ये कर दिया। अब जनाब हमारे पास एम्प्लॉय आईडी के लिए बस ये जरूरी सही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब विंडो हमारे पास ब्राउजर पे जब ये फॉर्म क्रिएट होगा, तो भाई वो बाय डिफॉल्ट इस नाम से होगा। अब किसी को क्या पता है ये EMP आईडी क्या है, किसी को क्या पता। अब कोई नॉन आईटी यूजर है तो उसको क्या पता कि ये EMP आईडी क्या है। हमें तो यूजर फ्रेंडली बनाना है ना, ताकि पता चले। तो जनाब इसके लिए हमारे पास अब इसके लिए हमारे पास एक जो है वो एट्रीब्यूट यूज होता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, प्राइमरी की कोड फर्स्ट की अप्रोच का ये रूल है कि प्राइमरी की आपको विंडोज फॉर्म पे, यानी सॉरी वेब फॉर्म पे विजिबल नहीं होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब इसी तरीके से हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी क्यों बनाते हैं। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस कॉलम में खुद ही वैल्यू जनरेट हो। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यही थी ना कि भाई खुद ही वैल्यू जनरेट हो, आपको देने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी भी कॉलम की टाइप अगर वो प्राइमरी है और अगर उसकी टाइप इंटीजर, लॉन्ग या कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो वो बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर देगा, आइडेंटिटी भी बना देगा। सही है। तो अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की है और ये आइडेंटिटी है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये विजिबल नहीं होगी। अब जो विजिबल होंगे हमारे फॉर्म्स, वो बेसिकली क्या होंगे, ये वाले फॉर्म के, फॉर एग्जांपल नेम वगैरह व्हाटएवर। अब हम दूसरा कॉलम बनाने जा रहे हैं नेम का। अब हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया, आपकी अपनी मर्जी है, EMP नेम दे दो या EMP अंडरस्कोर नेम दे दो, इट्स अप टू यू। बट क्लास अगर आप चाहते हो कि इस कॉलम की टाइप
जैसे कि हम लोगों ने टेबल में एन वारचार या वारचार रखी थी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको पूरा कीबोर्ड अलाउ होता है कि आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो उसके लिए हमने टाइप यहाँ पे दे दी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस में कॉलम क्रिएट करता है वो एन वारचार का करता है, सही है, जिसमें करेक्टर भी आ जाएंगे, जिसमें बार चार भी आ जाएंगे। और इस तरीके से एन वार चार का क्या फीचर था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई और लैंग्वेज के भी करेक्टर है लाइक उर्दू, अरेबिक, तो वो सब इसमें एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अब ये नेम हमने डिफाइन कर दिया। अब वार चार अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग दे देंगे तो वो मैक्सिमम लेंथ ले लेगा। अब मैक्सिमम हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो ये देते हैं ना कि भाई एन वार चार ब्रैकेट में 50। तो जनाब 50 का क्या मतलब होता है कि आप मैक्सिमम 50 करेक्टर दे सकते हो, 50 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ पर भी हम उस टाइप की वैलिडेशन लगा लें, वरना क्या करेगा ये बिला वजह की मेमोरी एलोकेट कर देगा जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो मैक्सिमम लेंथ बना देगा। तो हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिलता है मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ में आप डिफाइन करते हो कि भाई कितने कैरेक्टर का नेम मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई 50 कैरेक्टर का नेम हो सकता है। या अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी वैलिडेशन पर्पस के लिए हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे, मैं यहाँ पे 15 कैरेक्टर लिख लेता हूँ या बल्कि 10 कैरेक्टर लिख लेता हूँ, सही है। अगर 10 कैरेक्टर से ज्यादा हुए तो मुझे यहाँ पर एक एरर मैसेज खुद ही मिल जाए कि भाई नेम कैरेक्टर्स टू लॉन्ग। अब ये मैं साथ साथ वैलिडेशन भी करता जा रहा हूँ। अब जनाब ये मैक्सिमम कैरेक्टर तो दे दिए, आप अगर चाहो तो जनाब इसमें मिनिमम कैरेक्टर भी दे सकते हो कि भाई इससे कम भी नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकते। तो आप इस मेथड से बाहर निकलकर कॉमा लगाकर एक और मेथड कॉल कर सकते हो मिनिमम लेंथ का, और उसमें आप मिनिमम लेंथ भी प्रोवाइड कर दो कि फॉर एग्जांपल मिनिमम लेंथ जो है वो 5। तो नेम में ये वाली कंडीशन देना फजूल है, नेम जो है वो हम मैक्सिमम कंडीशन दे देते हैं। पासवर्ड में भी अब आएंगे ना, अभी पासवर्ड में ये वाली कंडीशन देंगे। तो यहाँ तक मुझे बता दो कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो समझ में ना आ रही हो। क्लियर है तो जल्दी से एक्नॉलेज कर दो, क्योंकि पहला सेशन बहुत लिमिटेड है। सर ये की वाले का दोबारा बता दीजिए, हमें जरा देखो डिस्कनेक्ट की का मतलब ये है, इस की के एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर हम आईडी अगर सिर्फ दे देते हैं, अगर सिर्फ हम आईडी दे देते हैं तो हमें ये की एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है। तो वो खुद ही इस आईडी की टाइप देखेगा इंटीजर है, और सिर्फ आईडी लिखा हुआ है तो इसको खुद ही प्राइमरी की कर देगा। और इंटीजर टाइप होने की वजह से प्राइमरी के साथ साथ इसको आइडेंटिटी कर देगा कि आप इसमें बाय फोर्स वैल्यू नहीं दे सकते, इसमें खुद ही वैल्यू जनरेट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई एक और तरीका है प्राइमरी की बनाने का, तो आप क्या करो कि क्लास के नेम को कॉपी करो और आईडी से पहले लिख दो। क्लास के नेम के साथ अगर आईडी लिखोगे तब भी ये खुद ही क्या कर लेगा, अपनी एफिशिएंसी से इसको प्राइमरी की कंसीडर कर लेगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई नेम देना चाहते हो जैसे कि EMP ID, तो अब इसको ये खुद से प्राइमरी की असाइन नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा की का, कि जब आप की का एट्रीब्यूट दे दोगे तो अब यहाँ पर EMP ID क्या है जनाब, ये प्राइमरी की बना देगा। टाइप क्या है, इंटीजर है, चाहे वो इंटीजर हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म में हो तो वो उसको आइडेंटिटी भी बना देगा। इज इट क्लियर? ओके अच्छा, सर, ओके। अब जनाब हमारे पास नेम की कंडीशन हमने लगा दी। अब नेम हम ये चाहते हैं कि भाई नेम जो भी यूजर दे वो नॉट नल हो, मतलब कोई भी एम्प्टी नहीं दे सकता, नेम देना जरूरी है। जिस तरीके से हम लोग फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं कि भाई ये वाला फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म है, तो जनाब आप यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज करते हो रिक्वायर्ड का। अब यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड का मेथड यूज कर लो, आप या तो सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो अब आपको यहाँ पर साथ साथ हम अगर मैसेज भी देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको मेथड के तौर पर भी इंप्लीमेंट कर लो, और यहाँ पर एरर मैसेज की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो कि भाई फील्ड रिक्वायर्ड you must
इंटर नेम। ठीक है जनाब, तो ये हमने एक एरर मैसेज दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास और क्या प्रॉपर्टी हम लोग दे सकते हैं नेम के लिए। अब जनाब वो वाली प्रॉपर्टी देंगे कि अगर हमने कोई नेम चेंज नहीं किया तो ये विंडो हमारे पास वेब ब्राउजर में भी जो फॉर्म जनरेट होगा वो इसी नाम से हो जाएगा। अब किसी को क्या पता EMP क्या है, नॉन आईटी यूजर तो घबरा जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर लेबल प्रोवाइड करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले। सही है। अब ये क्या है, डिस्प्ले के अंदर हम डिफाइन करेंगे नेम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप सीधा सीधा इसका नेम डिफाइन कर दो कि भाई यहाँ पर इस नेम से आएगा एम्प्लॉय नेम। अब जो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा ना, ये किस नाम से आएगा, ये एम्प्लॉय नेम से आएगा। अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट टेबल के नेम को पिक कर लेगा एज अ लेबल के तौर पर। ठीक है भाई, ये तो ये हमने नेम के लिए 3 प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब इसी तरीके से एम्प्लॉय हम यहाँ से इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। हमें चाहिए भाई एक और फील्ड कि भाई फादर का नाम, तो हम यहाँ पर कह देते हैं EMP F नेम, और यहाँ पर कह देते हैं कि भाई फादर नेम। अब ये फील्ड रिक्वायर्ड यू मस्ट एंटर फादर नेम, इसमें हमने चेंजेस कर ली। ठीक है। अच्छा जनाब, अब अगली चीज क्या है कि भाई जो भी एम्प्लॉय अगर आएगा, एम्प्लॉय का डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो जनाब अब साथ में हमें टेबल में ये भी डिफाइन हो जाए कि वो किस डेट को एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हुआ है, किस डेट को। तो जनाब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ डेट के नाम से, डेट ऑफ एडमिशन या डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज यू वांट। तो पब्लिक इसकी डाटा टाइप अब मैं क्या रखूंगा, डेट टाइम। और यहाँ पर आप जनाब उसका डेट ऑफ एडमिशन की बात कर लो, DOA के नाम से आप बना लो। और ये बन गई हमारे पास प्रॉपर्टी विच इज गेट एंड सेट। अब जनाब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई मॉडल के अंदर डाटा एनोटेशन से हम वैलिडेशन भी कर रहे हैं, और जो जो फील्ड क्रिएट कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, वो तमाम इस मॉडल की क्लास को रीड करता हुआ जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हमें व्यूज भी जनरेट कर देगा। व्यूज से क्या मुराद होगी कि जनाब टेक्स्ट बॉक्स भी वो खुद ही दे देगा, अगर ड्रॉप डाउन की जरूरत है तो वो ड्रॉप डाउन भी खुद दे देगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कहाँ ड्रॉप डाउन आएगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ टेक्स्ट फील्ड आएगी। तो जनाब ड्रॉप डाउन हमेशा वहां आएगा जहां पे आपने एक टेबल को किसी दूसरे टेबल से रिलेशनशिप प्रोवाइड किया हो। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल टेबल में, सही है, आप सिंगल टेबल में काम कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स फील्ड नेम के लिए भी टैक्स फील्ड रिक्वायर्ड है, फादर नेम के लिए भी। डेट ऑफ एडमिशन क्योंकि डेट पिक करनी है तो जनाब हमें कैलेंडर चाहिए, सही है। अगर कैलेंडर नहीं दे सकते तो आप टैक्स फील्ड चाहिए। अब टैक्स फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका बाय डिफॉल्ट पैटर्न क्या होता है, सही है। डे MMYY या MM डे या YY इसका पैटर्न होता है। जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डेट टाइम का की जो टाइप होती है वो खुद ही ये डिफाइन कर देगा, जो कि DOA के नाम से जो कॉलम बनाएगा ना डेटाबेस के अंदर, जनाब उसकी टाइप क्या कर देगा, डेट टाइम के मुताबिक, जो कि एसक्यूएल सर्वर में होता है। और हमें ब्राउजर में व्यूज में क्या प्रोवाइड कर देगा, अगर हम यहाँ पर उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दें। यहाँ पर हमने डेट टाइम डिफाइन कर लिया, और अगर हम उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई कैलेंडर आ जाए हमारे पास, तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे डाटा टाइप का, ठीक है। और डाटा टाइप ये एक मेथड होता है, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं डाटा टाइप डॉट करने के बाद डेट। तो अब इस एट्रीब्यूट की वजह से, इस फंक्शन की वजह से हमें क्या मिल जाएगा कि हमें एक कैलेंडर मिल जाएगा, कि जब हम डेट ऑफ एडमिशन इंसर्ट करने जाएंगे तो वहां पे या तो आप पैटर्न भी दे सकते हो, या तो आपके पास साइड में एक कैलेंडर का भी ऑप्शन आ जाएगा।
तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना वो कैलेंडर से डेट टाइम पिक कर सकते हो, या टुडे, या फिर जो भी आप डेट एंड टाइम पिक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो डेट टाइम के लिए हमने ये वाला एट्रीब्यूट बना दिया। अब इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होगा पासवर्ड के लिए, कि जब एम्प्लॉय आएगा तो एम्प्लॉय जो है वो पासवर्ड भी अपना देगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी बना ली पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड के नाम से, और जनाब ये आ गया मेरे पास गेट, ये आ गया मेरे पास सेट। अब पासवर्ड में चाहता हूँ, अब पासवर्ड जब भी आप देते हैं तो वो स्टैटिक फॉर्मेट में या सर्कल फॉर्मेट में आता है। तो आप उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दो कि भाई आपका जो ये डाटा टाइप है वो किस डाटा टाइप का बनेगा। तो डाटा टाइप डॉट पासवर्ड आप डिफाइन करो। तो अब इस मेथड की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जनाब आपको क्या मिलेगा कि टेक्स्ट फील्ड में आप बजाय टेक्स्ट के स्टैटिक फॉर्मेट में मिलेगा, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग की वजह से एन वार्चर, राइट। अब आप ये भी चाहते हो कि भाई डेट टाइम को डिस्प्ले करना, तो आप यहाँ पर एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी भी लगा लो। आप यहाँ से डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को कॉपी करो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो, और नेम की जगह आप यहाँ पर डिफाइन कर दो डेट ऑफ एंट्री। तो इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से उठाओ, कॉपी करो और पासवर्ड के पास लाकर भी भेज दो। तो आप इसको दे दो भाई पासवर्ड के नाम से, पासवर्ड। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें कंफर्म पासवर्ड भी मिलना चाहिए, ताकि दो फील्ड्स को आपस में हम मैच भी करवाएं। अब पासवर्ड की सबसे पहले तो हमें लेंथ भी डिफाइन करनी पड़ेगी। पासवर्ड ने आप लोगों ने देखा होगा ना कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए एक पासवर्ड इतने कम से कम इतना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, सही है। तो अब यहाँ पर हम दोनों टाइप की लेंथ डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए कौन सा, मैक्सिमम लेंथ विच इज इक्वल टू, हम चाहते हैं भाई पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉमा के बाद यहाँ पर एरर मैसेज इक्वल टू पासवर्ड टू लॉन्ग। हमने एक एरर मैसेज दे दिया, कॉमा से सेपरेट करके हम मिनिमम लेंथ भी डिफाइन कर देंगे। मिनिमम लेंथ क्या है जनाब, यहाँ पर आप डिफाइन कर दो मिनिमम लेंथ 5 की, 5 से ज़्यादा, 5 से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दे दो आप एरर प्रोवाइडर पासवर्ड टू शॉर्ट। अगर आप 5 कैरेक्टर से ज़्यादा, 5 कैरेक्टर से कम लिखोगे तो जनाब ये मैसेज आएगा, और 8 कैरेक्टर से ज़्यादा पासवर्ड दोगे तो जनाब आपके पास ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। अब पासवर्ड देना भी ज़रूरी है, पासवर्ड देना भी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि भाई इट इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, और यहाँ पर आप मैसेज दे दोगे पासवर्ड रिक्वायर्ड। साथ साथ अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड भी करते हुए चले जाओ, ताकि जो है ना पता चलता रहे कि कोई आप मसला तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये बिल्ड हो गया। अब जनाब कंफर्म पासवर्ड, बस ये आखिरी फील्ड हमें और बनानी है। हमने क्या किया कि इसी को कॉपी कर लिया, और कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने सबसे पहले इसका नाम चेंज किया, हमने इसको कह दिया सी पासवर्ड। इसकी टाइप वही पासवर्ड होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कंफर्म पासवर्ड। अब पासवर्ड की रेंज वही होनी चाहिए, लेंथ मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायर्ड होना चाहिए ये भी। लेकिन जनाब लेकिन जनाब हमें इसको कंपेयर करना है कि भाई अगर ये वाले जो पासवर्ड होगा, ये वाला पासवर्ड भी वही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज करता हूँ कंपेयर का, ठीक है जनाब। अब कंपेयर में मुझे बताना पड़ेगा, सबसे पहले मुझसे मांग रहा है कि स्ट्रिंग अदर प्रॉपर्टी, कि किस प्रॉपर्टी से कंपेयर करना चाह रहे हो। तो भाई हम इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर यहाँ से इस प्रॉपर्टी के नाम कॉपी कर लो और यहाँ पर लाकर
पेस्ट कर दो। कंपेयर करना चाह रहे हो और कंपेयर के साथ साथ अगर कंपेयर नहीं होता तो जनाब आप यहाँ पर एरर मैसेज प्रोवाइड कर दो, पासवर्ड डजंट मैच। ठीक है जनाब। अब ये मेरे पास जो है वो कौन कौन सी फील्ड बन गई, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड, डेट ऑफ एडमिशन, एम्प्लॉय फादर नेम, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है जनाब, मैंने इसको सेव करवा लिया। अब ये मेरे पास जो है वो एम्प्लॉय की एक क्लास बन गई जिसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज वैलिडेशन के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर ली। अब अगला काम क्या है जनाब, हमें एक क्लास ऐसी बनानी होती है कि जो हमारी फ्रंट एंड की ये वाली क्लास को डेटाबेस से क्या करे, लिंक करवाए, जिसको हम लोग कहते हैं डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास। कौन सी क्लास कहते हैं? डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास। लेकिन वो क्लास तब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। आप web.config में जाओगे और ये पूरी एक XML फाइल होती है और XML फाइल में जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन से पहले जो भी फ्री स्पेस मिले आप वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग उठाया, ओपन किया और क्लोज किया। हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे, विंडोज फॉर्म पे जब इम्प्लीमेंट करते थे। अब जो है ना कनेक्शन स्ट्रिंग बनती कैसे है, अब यहाँ पर आप ऐड करने के बाद नेम, आप नेम प्रोवाइड करोगे। अब जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नेम है वो मैं CS के नाम से रख रहा हूँ, आप अपने नाम से भी बना सकते हो। हमने इस टाइम जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम बनाया वो किस नाम से बनाया? CS के नाम से। अब उसके बाद हमें एक और एट्रीब्यूट इसका मिलेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हुआ आ रहा हूँ कि जनाब कनेक्शन स्ट्रिंग हमें 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। रमीज अजहर, आप बताएंगे कौन सी 3 चीज़ों से? रमीज अजहर सुन सकते हैं आप मुझे? नहीं। देखो जनाब कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो जनाब 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहली चीज़ आती है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स, डेटा सोर्स क्या होता है? आपके सर्वर का नाम। डेटा सोर्स क्या होता है जनाब? आपके सर्वर का नाम। के आपका सर्वर क्या है, किस सर्वर से आप कनेक्ट होना चाह रहे हो। तो जनाब सर्वर जो होता है वो ये होता है जिस सर्वर से आप कनेक्ट होता है। आप यहाँ से इसको कॉपी करो और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो और सेमीकोलन लगा दो। तो जनाब ये डेटा सोर्स हमें मिल गई। डेटा सोर्स के बाद आप यहाँ पर अगली चीज़ होती है इनिशियल कैटलॉग। जनाब इनिशियल कैटलॉग क्या होता है कि आप कौन सा डेटाबेस बनाना चाह रहे हो। इनिशियल कैटलॉग आपका डेटाबेस का नाम होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है, अभी यहाँ पर हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, अब हमें यहाँ पर डेटाबेस बनाना है। किस नाम से? हम लैब नंबर 9 के नाम से डेटाबेस बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जनाब इनिशियल कैटलॉग। सही। डेटा सोर्स की जगह आपने तो डेट लिखा। हाँ डेटा सोर्स है। अच्छा वो वरना एरर आ जाता। तो यहाँ पर भाई बता देना जो भी मैं एरर कर रहा हूँ स्पेलिंग के। तो जनाब इनिशियल कैटलॉग में जनाब हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू करने के बाद हम जो डेटाबेस फ्रंट एंड से क्रिएट करने जा रहे हैं वो हम क्या जा रहे हैं, MVC अंडरस्कोर लैब नंबर 9 के नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। अब जो डेटाबेस क्रिएट होगा जनाब वो इस नाम से होगा, जबकि अभी भी डेटाबेस में हमारे पास इस नाम से कोई डेटाबेस नहीं है, क्योंकि अब कोड फर्स्ट की अप्रोच से यूज़ करने जा रहे हैं। तो डेटाबेस हम खुद क्रिएट करेंगे। हमने जनाब डेटा सोर्स दे दी, आप यहाँ पे इसको भी साइड में कॉलन कर दो। फिर तीसरी चीज़ आती है जनाब ऑथेंटिकेशन। आप लोगों को जब जब एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करते हो, ये ऑथेंटिकेशन होती है ना, 2 टाइप की होती है। एक एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होती है तो आपको लॉगिन और पासवर्ड देना पड़ता है। लेकिन अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन होती है तो जनाब अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन से आप चला रहे हो तो आप यहाँ पर लिखते हो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी।
इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। तो इसका मतलब होता है कि यार ये विंडोज ऑथेंटिकेशन है। हमने क्या कर दिया जनाब, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर दिया। अब हम यहाँ पर इस डबल कोटेशन से बाहर आके एक और एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, प्रोवाइडर नेम। सही है, प्रोवाइडर नेम। अब इसमें क्या चीज आएगी प्रोवाइडर नेम में? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग विंडोज फॉर्म पे एक नेम स्पेस यूज करते थे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, आप सिंपल क्या करो, इस नेम स्पेस को यहां से कट करो और प्रोवाइडर नेम में जाकर आप इस नेम स्पेस को डिफाइन करो, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये हमारे पास जनाब कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। मैंने यहाँ पर इसको सेव करवा दिया। फिर देख लो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने दिया है कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, CS के नाम से। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। डेटा सोर्स क्या हो गया आपका, सर्वर का नाम, कि इस सर्वर से कनेक्ट होना है और इस सर्वर पे इनिशियल कैटलॉग ये वाला डेटाबेस क्रिएट करना है। कौन सी ऑथेंटिकेशन है भाई, विंडोज ऑथेंटिकेशन है हमारे पास। और ये हमने क्या किया, क्योंकि हमें एसक्यूएल से कनेक्ट करना है। सही है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। तो जनाब हमने यहाँ पर ये यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट की नेम स्पेस दे दी, प्रोवाइडर नेम। कनेक्शन स्ट्रिंग जनाब हमारी बन गई। अब हमें अगला काम क्या करना है कि भाई एक डेटा एक्सेस लेयर प्रोवाइड करनी है कि आपका जो डेटा है, सही है, आपसे डेटा एक्सेस लेयर का मतलब ये होता है कि आप एसक्यूएल सर्वर से परमिशन ले रहे हो कि